हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स आचार्य। आज आपको हम कंफ्यूजिंग एंट्रीज बताने जा रहे हैं। दे आर वेरी इसेंशियल एंड स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। तो बच्चों, आज आप देखेंगे कि कंफ्यूजन वाले एंट्रीज को हमने स्पेशल एंट्रीज या एडजस्टमेंट एंट्रीज में रखा है और इन एंट्रीज को अच्छी तरह से एक एक पॉइंट पर हमारे डिस्कशन को देखें और अपना भी दिमाग लगाते हुए चलें ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, क्योंकि एंट्रीज का नाम ही है कंफ्यूजन एंट्री। ठीक, देखें, फर्स्ट है, हम आपको बता रहे हैं जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड यू व्हाट इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि एनी अमाउंट दैट इज टू बी पेड ऑफ within a time but has not been paid up to the closing date of accounts। फिर से समझिए, जो ऐसे अमाउंट हमें पेमेंट कर देना था लेकिन अकाउंट्स क्लोज होते समय तक मैं पेमेंट नहीं कर पाया, तो पेमेंट नहीं कर पाया तो इट मीन्स कि आई ओ टू हिम, मैं उसका कर्जदार हो गया। जब मैं कर्जदार हो गया तो यह हमारे लिए क्या बन गई? लायबिलिटी हो गई। आई विल हैव टू पे इट इन फ्यूचर, हमें भविष्य में उसे पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो जब हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है तो उसकी हमें आज जर्नल एंट्री बनाकर रख लेनी चाहिए। ईच एंड एवरी पर्सन क्लोज हिज अकाउंट्स, जो भी बिजनेसमैन है दे क्लोज हिज अकाउंट्स एट अ सर्टेन डेट पर वो अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। ये लीगल फॉर्मेलिटीज है, उनको हर हालत में अकाउंट्स को क्लोज करना है। कोई 31 दिसंबर को करता है, कोई 31 मार्च को करता है। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होता है, कैलेंडर ईयर आपका 31 दिसंबर को एंड होता है। तो जिस समय हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर रहे होते हैं उस समय की कुछ एंट्रीज आपको अब बताया जाएगा, जिसे हम क्लोजिंग एंट्रीज के नाम से जानते हैं। तो सपोज कीजिए कि अब हम 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। उस समय पर मुझे किराया देना बाकी है, रेंट 20,000 रुपीज देना बाकी है, सैलरी देना बाकी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, पोस्टेज आउटस्टैंडिंग है, या एनी अदर एक्सपेंसेज, वेजेज, रेम्युनरेशन, कमीशन एक्सेट्रा। वॉट एवर अमाउंट इज outstanding, whatever amount is to be paid after closing date is to be paid after, but within this closing date that is your liability, आपके लिए लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटीज और ऑलवेज क्रेडिट। लाइबिलिटीज क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों क्रेडिट होता है? दैट हैज नॉट बीन पेड अप टू द डेट, विद इन द डेट के अंदर उसका पेमेंट नहीं हो पाया, तो अब आप भविष्य में पेमेंट करेंगे तो यू आर क्रेडिटर। आप क्या हैं? इस समय क्रेडिटर हैं, आपको पेमेंट उसे करना है। एंड ही इज योर क्रेडिटर, वो आदमी क्रेडिटर है और आपको उसे पेमेंट करना है। ठीक, तो क्रेडिटर यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग होती है उस अमाउंट को हम फ्यूचर में पे करेंगे, तो मैं उस समय पर डेटर हो जाता हूँ और वो हमारा क्रेडिटर हो जाता है, पार्टी। तो सपोज कीजिए सैलरी है, अभी पेमेंट तो किया नहीं, इसलिए कैश आना नहीं है, लेकिन हमें ये दिखाना है कि मैंने सैलरी पे किया। कैसे पे किया? आउटस्टैंडिंग एक अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसकी जगह पर मैंने क्या किया? आउटस्टैंडिंग एक अकाउंट क्रिएट कर दिया। तो जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आप एंट्री पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये दिस अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड बाय यू, ये अकाउंट आपने अलग से बना लिया। अगर आप पेमेंट कर रहे होते तो लिखते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक,
ये आपकी पेमेंट हो जाती। लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हमने क्या किया, द अमाउंट ऑफ सैलरी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ इन द नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, राइट। तो दिस अमाउंट इज ₹5000। बच्चों याद कर लीजिए इस एंट्री को, बिल्कुल हमेशा याद रखो। समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया कि आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लायबिलिटी होती है। दिस लायबिलिटी हैज नॉट बीन पेड अप टू द क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट। क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट के अंदर उसका पेमेंट नहीं हो पाया, इसलिए दैट हैज बीन ट्रांसफर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का एक अकाउंट क्रिएट करके उसमें मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब जब नेक्स्ट ईयर हम पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पेमेंट कर देंगे। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग का कोई भी अमाउंट हो सकता है, रेंट हो सकता है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आपका वेजेज बाकी है तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। आपकी स्टेशनरी बाकी है तो स्टेशनरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, राइट। तो बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखें प्रीपेड। प्रीपेड रेंट सपोज कीजिए ये है ₹2000। तो प्रीपेड का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा पेड। मैंने अपने क्लोजिंग डेट से पहले इसका अमाउंट ज़्यादा पेमेंट कर दिया है, तो दैट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ, दैट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ विद इन द क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट्स। क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट्स तक वो राइट ऑफ नहीं हो पाया है, तो ये क्या हुआ, इसके लिए तो मैं डेटर बन गया, ठीक। अब ये अमाउंट हमें मिलना है, ये कौन हो गया, हमारा डेटर बन गया। ये हमें वापस पैसा देगा या नहीं देगा तो मैं नहीं दूंगा, उसका नेक्स्ट मंथ का किराया हमें नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो ये अमाउंट एसेट्स हो गई आपकी, यानी जो आपको मिलना हो, वाट एवर टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, जो आपको मिलना हो वो क्या होती है, एसेट्स होती है। हमेशा अपने मेमोरी में याद रखो, जो आपको मिलना है वो एसेट्स होगी, जो आपको देना है वो लायबिलिटी होगी, राइट। तो यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट एंट्री बन जाएगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट। ये ₹2000 आप यहाँ पर एंट्री पास कर लेंगे, राइट बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड वेजेज हो सकता है, आपने अपने लेबर्स को एडिशनल पेमेंट कर दिया। प्रीपेड सैलरी भी हो सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो और उसकी जगह पर एक नया अकाउंट क्रिएट कर दो, उसका नाम क्या होगा, प्रीपेड रेंट या प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड कमीशन, कुछ भी, कोई भी नाम हो सकता है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, एक्रूड, एक्रूड कमीशन। सपोज कीजिए ये है एक्रूड कमीशन 5000, या एक्रूड कमीशन को ही अर्नड कमीशन कहते हैं, यानी एनी अमाउंट दैट हैज बीन अर्नड, कमा लिया बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, लेकिन वो मिले नहीं। जैसे बच्चों आप हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ने आते हैं, मैंने आपको 1 मंथ तक कोचिंग लगातार दी और देने के बाद आप हमें अभी पैसे नहीं दिए, आपने हमारा पेमेंट नहीं किया, तो वो क्या हो गया, एक्रू हो गया। आप हमारे कौन हो गए, आप हमारे कौन हो गए, डेटर हो गए। आप हमें पेमेंट करोगे, आज नहीं कल करोगे, बट अकाउंट्स आर गोइंग टू बी क्लोज टुडे। आज हम अकाउंट्स बंद कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा ना कि कितना मेरी फीस बकाया है, कितना मेरा कमीशन बाकी है, ठीक। तो ये आपके लिए अलग से एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसका नाम है एक्रूड कमीशन। और मैं ये मान लूंगा कि ये कमीशन हमें मिल गया तो हम कमीशन को क्रेडिट करेंगे। जैसे कमीशन हमें मिलता है तो मैं एंट्री करता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन या बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, लेकिन पैसा तो नहीं मिला ना,
अब कमीशन को आपको क्रेडिट करना है, तो उसकी जगह पर एक नया अकाउंट हम बना लेंगे, वो होगा एक्रूड कमीशन, ACCRUED, एक्रूड कमीशन, अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये एंट्री आपको पास कर देना है। राइट बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, बहुत सी ऐसी एंट्रीज हैं दैट क्रिएट कंफ्यूजन, वो आपको कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि इफ यू हैव फंडामेंटल नॉलेज, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तभी ऐसी एंट्रीज आप कर सकते हैं। अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज होंगे और बार बार इस एंट्रीज को याद करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जब आप हमारी क्लास ले रहे हैं तो कभी भी किसी एंट्रीज को याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आइए नेक्स्ट देखें, अनएक्रूड कमीशन, अनएक्रूड कमीशन, ये क्या हो गया? अभी आपको बताया कि कमीशन ₹5000, अभी आपको बताया मैंने कि आपने हमें फीस नहीं दी, तो वो तो मिलना बाकी है मेरा, ठीक, दैट विल बी रिसीव्ड जस्ट आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ, कभी भी आप हमें पेमेंट करेंगे। लेकिन आज की डेट में मैंने एंट्री पास कर ली कि हमें कमीशन मिल गया, और वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? एक्रूड कमीशन में। एक्रूड कमीशन एक हमारी एसेट्स फॉर्म कर दी। अब इस एसेट्स को हम नेक्स्ट ईयर एनालाइज करेंगे। ऐसे ही अगर आप आए और हमें एडवांस फीस जमा कर दिया, तो फीस हमारे पास तो एडवांस आ गई, लेकिन अभी मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया है, तो विद इन 1 मंथ हमें सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको अभी सर्विस नहीं दिया है, तो वो मेरे लिए क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। यही है अनएक्रूड कमीशन या अनएक्रूड फीस। आप इसे अनएक्रूड ट्यूशन फीस भी कर सकते हैं। तो ट्यूशन फीस हमें मिल गई, एडवांस में मिल गई। एनी अमाउंट दैट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें एडवांस में मिल गई, बट नो सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड टू द पार्टी, पार्टी को मैंने अभी सर्विस नहीं दिया है, तो मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गई। तो दैट विल बी पेड ऑफ इन फ्यूचर, उसको हमें भविष्य में पेमेंट करना पड़ेगा। तो बच्चों, अब देखें, अनएक्रूड कमीशन क्या हो गई? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो टू अनएक्रूड कमीशन 5000, और अगर आप यहाँ पैसा पा रहे होते तो लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड कमीशन, राइट, या बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन लिख देते, लेकिन यहाँ पर इस कमीशन को हमने डेबिट कर दिया। कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड कमीशन 5000। समझ में आया नहीं आया? देखें, अनएक्रूड कमीशन क्या है? लायबिलिटी है। अभी आपको पीछे एंट्रीज बताया मैंने, एक्रूड, तो एक्रूड को हमने डेबिट किया था क्योंकि एसेट्स था, और अनएक्रूड को क्रेडिट किया क्योंकि लायबिलिटी है। और संबंधित जो भी अकाउंट हो, यानी उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट हो, उसे डेबिट कर दो। कमीशन है तो कमीशन को डेबिट कर दो, रेंट है तो रेंट को डेबिट कर दो। यही हमारी इनकम के सोर्सेज होते हैं। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को डेबिट कर दीजिए, राइट। अब देखें नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स ₹20,000। बच्चों, डेप्रीसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स is calculated in the terms of money, is calculated in the terms of money, that is one of expenses, because your assets is regularly used and being depreciated, its value is being reduced. This value is calculated in the terms of money. इसको मैं पैसे में कैलकुलेट कर लेता हूँ, और ये हमारे लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गई उतनी प्रॉपर्टीज आपकी। तो जब प्रॉपर्टी की लॉस को हम मनी में कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं।
ठीक, जैसे सपोज कीजिए आप एक कार खरीद कर लाए, 20 लाख रुपीज की आप कार खरीद कर लाए, राइट। जस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इफ यू वांट टू सेल दिस कार, तो आपकी वैल्यू क्या होगी? आपकी वैल्यू उस समय पर बहुत ज्यादा होगी, तो 15 लाख होगी या 16 लाख होगी। तो रिमेनिंग दिस 4 लाख रुपीज, रिमेनिंग 4 लाख हैज बीन रिड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। क्या हुआ? रिड्यूस हो गया, या इतनी प्रॉपर्टी को आपने कंज्यूम कर लिया, तो ये आपकी क्या हो गई? लॉस। तो लॉस डेबिट और लॉस है। आपको हमने फार्मूला भी बताया है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट और लॉस है। सभी लॉसेज को डेबिट कर दो तो डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस है। तो डेबिट और लॉस है। और ये लॉस कहाँ से आई? कार से आई, मशीन से आया, फर्नीचर से आया, बिल्डिंग से आया। जहां कहीं की भी डेप्रिसिएशन हो उसे आप डेबिट करेंगे। हमने आपको एंट्री दिया है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, तो कोई भी एसेट्स हो आपकी डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। 2, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिख दीजिए, प्लांट है प्लांट लिखिए, फर्नीचर है फर्नीचर लिखिए, जो भी। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स ओनली। फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, तो इन्हीं के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन करंट एसेट्स पर बिल्कुल नहीं चार्ज किया जाता, और फिक्टिशियस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया जाता है, लेकिन चार्ज नहीं किया जाता है, राइट। तो अब आपको जब कभी भी डेप्रिसिएशन का पॉइंट मिलता है तो आप डेप्रिसिएशन को हमेशा डेबिट कीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स। ऐसे ही सेम कभी कभी एप्रिसिएशन हो जाता है, एसेट्स या प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। उसको भी मैं मनी में कैलकुलेट कर लेता हूं। और अब इनकम हो गई तो क्रेडिट करना है, जैसे एप्रिसिएशन ऑफ लैंड ₹5 लाख। आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज करके 2020 में छोड़ दिया था। जब आप 2021 में गए तो 1 ईयर बाद उस प्लॉट ऑफ लैंड की कीमत 5 लाख रुपीज बढ़ गई। तो क्या ये अकाउंटिंग नहीं है? क्या इसका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकते हो तो एप्रिसिएशन भी तो चार्ज होगा। बोथ आर पैरेलल। एक साइड में प्रॉफिट होगी तो दूसरे साइड में लॉस होगी, एक तरफ एक्सपेंसेस होगा तो दूसरे साइड में इनकम होगा, राइट। यही आपको नॉमिनल अकाउंट में समझाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ लैंड, इट मीन्स द प्राइस ऑफ लैंड हैज बीन इंक्रीज्ड इन द मार्केट। मार्केट में प्राइस बढ़ गई है, तो जितना भी बढ़ गई है, चाहे इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ जाए, चाहे लैंड की प्राइस बढ़ जाए, तो उस प्राइस को भी आज की डेट में कंसीडर करो, और उसके लिए भी आपको एंट्री पास करना है। जो आपकी एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट। लैंड, जो भी प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज हो रही हो, जो भी प्रॉपर्टी, जो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है इंक्रीज होने में, ठीक। तो जो भी प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज होगी उसे डेबिट कर दो, क्योंकि प्रॉपर्टी जितनी बार डेबिट की जाएगी उतनी बार इंक्रीज होगी, और प्रॉपर्टी को जितनी बार आप क्रेडिट करेंगे उतना ही डिक्रीज होगा, ठीक। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू एप्रिसिएशन ऑन लैंड, ये दिस अकाउंट विल बी पास्ड फॉर ₹5 लाख, राइट बच्चों, समझ में आ गया होगा। बहुत इसेंशियल एंट्रीज हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको पहले ही प्रीवियस वीडियोज में आपको बता दिया है कि इंटरेस्ट कैपिटल इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर and drawing it taken by the proprietor from the business.
If any interest is charged over the capital, so that is the expense of business. That is expense of business. So that will be treated as an expense in the business. तो expense in the business है, it means that should be debit. इसको क्या करना है? डेबिट. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, बिजनेस की इनकम है, तो दैट शुड बी क्रेडिट. लेकिन बच्चों विशेष ध्यान देना ये है कि जब आप बैंक में पैसा जमा करके आते हैं और बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, तो घर में लेकर नहीं आता देने के लिए, आपके घर में नहीं लाता. लीजिए 2000 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट पर आया है, दिस 2000 इसको कैश पकड़ लो. ऐसा तो नहीं होता. क्या होता है, आपके डिपॉजिट्स में ही इंक्रीज कर दिया जाता है. तो जैसे 50,000 रुपीज आपने डिपॉजिट कर रखा है बैंक में, बैंक ने आपको 2,000 रुपीज इंटरेस्ट दे दिया, तो अब आपकी बैंक का बैलेंस 52,000 हो जाएगा. यही सेम यहाँ पर भी आपको देखना है कि कैपिटल आपने 5 लाख रुपीज लगाया था, 10% इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया, तो कितना हो गया? 5,50,000. इसलिए कैपिटल को ही क्रेडिट करना है आपको और इंटरेस्ट को डेबिट करना है. याद रखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल. तो जो भी इंटरेस्ट हो उसे आप कैलकुलेट कर लें. इट इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल अमाउंट. कैपिटल अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है. जैसे 5,000 रुपीज सपोज कीजिए कि आपने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर आप एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, ये 5,000. और आपको हमने बताया था कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है. तो जब कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, तो जितनी बार उसे क्रेडिट करोगे वो अमाउंट बढ़ता हुआ जाएगा, कैपिटल इंक्रीज होता हुआ जाएगा. ठीक, तो कैपिटल को क्रेडिट किया यानी कैपिटल में 5,000 रुपीज इंक्रीज हो गया. ठीक, ऐसे सेम ड्राइंग भी देखिए. ड्राइंग में क्या है कि इंटरेस्ट आप बिजनेस चार्ज करती है, तो जब बिजनेस चार्ज करेगी तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, यानी हमारे बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा, तो दैट विल बी इनकम. और ड्राइंग क्या होती है? हमेशा डेबिट होगी, हमेशा डेबिट होगी. याद रखिए, कभी भूलिए नहीं, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी, क्योंकि ड्राइंग विथड्रॉ किया जाता है. ठीक है, और आपको हमने पढ़ाया था डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. ठीक, तो डेबिट द रिसीवर यानी प्रोप्राइटर ले गया तो प्रोप्राइटर को डेबिट, लेकिन फिर भी प्रोप्राइटर को हम डेबिट नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पर क्या करेंगे? ड्राइंग को डेबिट करेंगे. अब देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सपोज कीजिए 2,000 रुपीज है, तो आप एंट्री पास करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट. अब ड्राइंग इंक्रीज हो गई, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग. बताइए बच्चों, समझ में आया? आई होप इट क्लियर टू यू ऑल. सभी लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक, आइए नेक्स्ट आपको अब हम फिर से एंट्रीज बताते हैं. बच्चों, दिस इज न्यू एंट्रीज फॉर यू ऑल. बैड डेट्स, बैड डेट्स. अब आप सोचेंगे सर ये तो बिल्कुल नई एंट्रीज है हमारे लिए, बैड डेट्स का तो मैंने नाम भी नहीं सुना है. बिल्कुल बच्चों, आपने बिल्कुल नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि अभी तक आपने अकाउंट पढ़ा ही नहीं. आज तो फर्स्ट टाइम आप अकाउंट पढ़ रहे हैं. आइए हम बताते हैं बैड डेट्स क्या होता है. देखें, जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स दो टाइप के होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन. राइट, तो कैश ट्रांजेक्शन में तो हमारा कोई रिस्क नहीं होता, जो भी आता है कैश ही आएगा. ठीक, आपने देखा भी होगा कई जगह पर शॉप में लिखा रहता है कि आज नगद कल उधार. इट मीन्स कि दे आर नॉट सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट. राइट, क्रेडिट नहीं. लेकिन अगर क्रेडिट नहीं है, प्रेजेंट एरा में आप देखो, अगर क्रेडिट नहीं है तो आपकी सेल भी धीरे 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 कम होती जाएगी. आज आपको कार लेनी है, अब आप बताइए क्या करते हैं? जब आपके पास 20 लाख हो जाएगा तब आप कार खरीदने जाएंगे. क्या बाइक खरीदनी है
जब आपके पास 2 लाख रुपीज बैलेंस होगा तब आप बाइक खरीदने जाएंगे क्या? नहीं। सेलर्स आर प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज टू द परचेजर। कस्टमर्स को वो फैसिलिटी देता है, कहता है सर जितना आपके पास है उतना जमा कर दो, बाकी आप इंस्टॉलमेंट में दे देना। राइट? आप ले आए तुरंत, हमारे पास 10,000 रुपीज है, मैंने 10,000 रुपीज जमा करके बाइक ले आया अपने पास, और महीने महीने में मैं उसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करता रहता हूँ। तो मैं कौन बन गया? क्रेडिटर बन गया। मैं कौन हूँ? क्रेडिटर हूँ। अब मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक? तो उसके लिए मैं डेटर हूँ, लेकिन वो हमारे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। ठीक? हमें उसको पेमेंट करना है। यही रिलेशनशिप डेटर और क्रेडिटर का पूरे बिजनेस में चलता रहता है। लेकिन क्या हुआ? कल की डेट में भूकंप आया और आपका एक कस्टमर मर गया उसी में। अर्थक्वेक में आपका एक कस्टमर मर गया, बाइक भी उसी में खत्म हो गई, या जो भी गुड्स उसने परचेज किया था वो खत्म हो गया, आप कुछ भी नहीं ले पाए वापस, आपका पैसा क्या हुआ? डूब गया। यानी डेट्स डूब गया। डेट्स का मतलब लोन डूब गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स। बैड डेट्स इज दैट अमाउंट दैट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर। डेटर से हमें लेना था लेकिन हमें मिला नहीं, वो क्या हुआ? डूब गया, भाग गया, मर गया, कुछ भी हो गया। ठीक? इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसा क्या हुआ? डूब गया तो क्या हुआ बेटा? आपकी लॉस हो गई ना? बिल्कुल। डेबिट और लॉसेज, आपका फार्मूला बिल्कुल सही है। डेबिट और लॉसेज, तुरंत आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैड डेट्स हो गया यानी हमारी लॉस हो गई, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और कौन खत्म हो गया? आपका डेटर खत्म हो गया। ठीक है? डेटर्स के अकाउंट को खत्म करना है आपको। डेटर्स हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक? तो डेबिट होते हैं, तो इनको जब आप क्रेडिट करोगे तभी तो खत्म होंगे। तो आइए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, या जो भी उनका नाम हो उसे रख लो। राइट? अब ये अकाउंट अगर ये कैश दे देता तो आप एंट्री बना लेते, कैश अकाउंट डेबिट टू राजू, रामू, श्यामू। नहीं दे पाया ना पैसा, नहीं दे पाया तो हमने क्या लिख दिया? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रामू, राजू, श्यामू, राम एंड सन्स, श्याम एंड सन्स, कोई भी पार्टी हो। ठीक? तो बैड डेट्स आपका ये लॉस हो गई। अब आपने कहा सर, अगर वही कस्टमर ने कहा सर 8,000 रुपये हमें पेमेंट करना था, 10,000 रुपीज 8,000 हमें पेमेंट करना था, और वो कस्टमर आया, उसने कहा सर मैं आपको सिर्फ 5,000 रुपये दे पाऊंगा, 3,000 रुपये नहीं दे सकता, तो आपका क्या होगा? 5,000 रुपये तो मिल जाएगा ना, कैश मिल गया, तो आप एंट्री पास कर देंगे, कैश मिल गया आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट। कितना मिल गया? 5,000 रुपये मिल गया। 8,000 रुपये का राजू था डेटर हमारा, टू डेटर 8,000 रुपये का था, 8,000 रुपीज का था, और उसने कहा सर मैं 5,000 रुपये तक दे सकता हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। तो मैंने क्या किया? 8,000 रुपये में से 5,000 रुपये मिल गए आपके पास, केवल 3,000 रुपये बैड डेट्स हो रहा है। कितना हो गया? बैड डेट्स 3,000 रुपये का हो गया, तो आप लिखोगे बैड डेट 3,000। यही एंट्रीज बेटा आपको इंसॉल्वेंसी में भी बनानी है। अगर कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए, व्हाट एवर अमाउंट रियलाइज्ड, जो भी पैसा आपको मिल जाए उससे कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिले वो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और डेटर्स कितने के थे टोटल वैल्यू से आप इसे क्रेडिट करेंगे। ये एडजस्टेड एंट्रीज हैं, कंफ्यूजिंग एंट्रीज हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट करते हुए चलो, नहीं तो भूल जाओ। ठीक? आपको समझ में आ गया होगा। इफ टोटल अमाउंट इज बैड तो टोटल बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इफ पार्शियल अमाउंट इज बैड तो पार्शियल अमाउंट बैड डेट्स को आप डेबिट कर देंगे, और रिमेनिंग अमाउंट कैश रियलाइज हो गया तो टू डेटर्स। आ गया समझ में? ठीक। नेक्स्ट देखो बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स।
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स ₹5000। इसने कहा कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिनके यहाँ बाढ़ आ गई है, फ्लड, वहां पर एरिया में बाढ़ आ गई है, फ्लड हो गया है, बाढ़ आ गई, तो ये डेटर्स हमें पैसा नहीं दे पाएंगे, या हो सकता है दे भी दें। तो मैं क्या करता हूँ, इनके लिए पहले से ही कुछ ना कुछ प्रोविजन बना लेता हूँ, और प्रोविजन बना करके उतना अमाउंट से डेटर्स को रिड्यूस कर देते हैं। तो बच्चों, अगर मान लीजिए कि डेटर्स दिया हुआ है आपका 50,000 और कहा 10% डेटर्स ऐसे हैं जो नहीं पैसा दे सकते हैं, तो हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है, बी अवेयर अबाउट द फ्यूचर लॉसेज। अपने फ्यूचर लॉसेज के लिए पहले से ही सतर्क हो जाओ, एंड ऑलवेज इग्नोर द फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर प्रॉफिट को छोड़ दो, जब मिलेगा तब एंट्री कर लेना, लेकिन अगर भविष्य में लॉस होने वाली है तो उसे पहले से एंट्री कर लो। तो ये लॉस होने जा रही है तो इसके लिए मैं पहले से ही प्रोविजन बना कर रख लूँगा, तो आपको एंट्री बना देना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। देखो डेटर्स इतने से कम हो गए, आपके डेटर्स इतने से कम हो गए, 5,000 रुपीज से डेटर्स कम हुए, डेटर्स को मैंने क्रेडिट कर दिया, राइट। अब इसी में से अगर ये कह देता कि सर 2,000 रुपीज बैड हो गया, तो डेटर्स उतने से भी कम हो जाएंगे, तो आपको एंट्री पास करना है यहीं पर, बैड डेट्स को भी डेबिट कर दो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज, और टोटल डेटर्स को रिड्यूस कर देंगे हम 7,000 से, ठीक। टोटल डेटर्स 7,000 से रिड्यूस हो जाएगा, यानी एंट्री बन गई बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स से 7,000 रुपीज रिड्यूस हो गया। आ गया समझ में, ठीक। बच्चों, इसे बार बार रिवाइज करो और हमारे वीडियो को कोशिश करो कि कम से कम एक बार दिन में जरूर देखो। नेक्स्ट देखें, इंटरेस्ट ऑन लोन ₹50,000। देखिए बच्चों, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन हैज बीन पेड इन कैश, अगर इसको हमने कैश में पेमेंट कर दिया तो आप एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, या बैंक से पेमेंट कर दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। बट दिस अमाउंट इज ड्यू, ये क्या है, ड्यू है, दैट इज टू बी पेड ऑफ, इसको पेमेंट करना है, अभी किया नहीं आपने, तो ये अमाउंट आपको क्या करना है, लोन के साथ इंक्रीज कर देना है। लोन जैसे सपोज कीजिए 10 लाख का था, 10% इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया, तो अब लोन का अमाउंट कितना हो गया, 11 लाख। जब आप पेमेंट करने जाओगे तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 11 लाख। तो आप एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, लोन अकाउंट 50,000। अब देखिए लोन क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और जैसे ही आपने लोन अकाउंट को क्रेडिट किया तो 50,000 से इंक्रीज हो गया, या 1 लाख से इंक्रीज हो गया, जो भी आपका अमाउंट हो अमाउंट रख लें, राइट। तो बच्चों, ये सभी एडजस्टेड एंट्रीज के पार्ट हैं। आए कुछ और भी आपको एंट्रीज बताते हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। गुड्स आपका 50,000 का था और लॉस हो गई, आग लग गई, ठीक। आप जानते हैं कि ये समय इंश्योरेंस का है, हम सभी लोग अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा कर रखते हैं, जो भी हमारी ट्रेडिंग गुड्स होती है दैट इज प्रॉपर्ली इंश्योर्ड। तो जब हमारी गुड्स लॉस हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी हमें असिस्ट करती है, मदद करती है। कैसे मदद करेगी, वो गुड्स की वैल्यूएशन करेगी, और वैल्यूएशन करने के बाद सपोज कीजिए
कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹30,000। इंश्योरेंस कंपनी ने 50,000 की गुड्स लॉस हुई और पहले आप एंट्री करें 50,000। इंश्योरेंस कंपनी ने आपके 50,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। अब बताओ बच्चों, आपका 50,000 रुपए का गुड्स लॉस हुआ, 50,000 रुपए ही इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, तो आपका क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप यहां पर एंट्री पास क्या करेंगे वो देखिए। गुड्स आपको कितना मिल गया? 50,000। चाहे किसी कस्टमर से मिला, चाहे आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिला, कैश डेबिट। आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना मिल गया आपके पास? 50,000। और आपका स्टॉक लॉस हो गई 50,000 का स्टॉक या परचेज या गुड्स जो भी दिया, राइट? 50,000 देखें, यहां पर 50,000 का गुड्स था, 50,000 ही रिसीव हो गया, तो देयर इज नो एनी प्रॉफिट नो एनी लॉस, राइट बच्चों? ये आपको समझ में आ गया होगा। इस एंट्री को फर्स्ट कंडीशन हमारा नोट कर ले। अब आप देखिए सेकंड कंडीशन। इंश्योरेंस कंपनी जब हमारे गुड्स की वैल्यूएशन किया, तो वैल्यूएशन करने के बाद उसने बताया कि देयर इज सम स्टॉक दैट इज नॉट इंश्योर्ड, तो जिसका इंश्योरेंस नहीं है उसका वो पेमेंट भी नहीं करेगी। लेकिन आपकी तो लॉस 50,000 की हो गई। अब देखें 30,000 आपका क्लेम एक्सेप्ट हो गया, राइट? तो 50,000 के गुड्स से 30,000 रुपए क्लेम आपका एक्सेप्ट हुआ, तो अब आपकी 20,000 की लॉस हो गई, राइट? 20,000 की लॉस हो गई, तो यहां पर आप एंट्री कैसे पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक गुड्स या परचेजेज। गुड्स की कॉस्टिंग है 50,000, यू गॉट ₹30,000, you got only ₹30,000, there is a loss of ₹20,000, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 20,000 लॉस बाय फायर, ये लॉस बाय फायर। तो 20,000 रुपीज की आपको लॉस रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ गया होगा अब आपको। अब देखें बेटा, ये हमारी सेकेंड कंडीशन थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब आइए थर्ड कंडीशन पर। कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ स्टॉक इज वेरी लेसर, हाउएवर द क्लेम हैज बीन एक्सेप्टेड मोर देन द लॉस, लॉस से भी ज्यादा आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 50,000 की जगह पर आपको 60,000 मिल गया, ठीक? अब आपका क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स कहीं से भी आया, ठीक? अब आप एंट्री पास करेंगे। थर्ड कंडीशन हमारी है कैश अकाउंट डेबिट। कितना मिल गया आपको? 60,000, जबकि आपका स्टॉक या गुड्स या परचेजेज कितना था? 50,000 से, एंड यू गॉट अ प्रॉफिट बाय लॉस ऑफ फायर, आग लगने से आपको प्रॉफिट हो गई कितना? 10,000, राइट बच्चों? तो आपको ये तीन कंडीशन हमारे इंश्योरेंस में रखना है। आज आप लोगों को मैंने इस वीडियो में एडजस्टेड एंट्रीज पढ़ाए हैं। एडजस्टेड एंट्रीज एक एंट्री को बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक? एडजस्टेड एंट्रीज में अभी तक आपको जितने भी एडजस्टेड एंट्रीज बताए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट जब हम एडजस्टमेंट चैप्टर पर पढ़ाएंगे, फाइनल अकाउंट्स पढ़ाएंगे, तो वहां पर इन सभी एडजस्टेड एंट्रीज की नेसेसिटी होगी, राइट?
तो ये सभी आप पूरी तरह से मेमोराइज करें, बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। इन केस फिर भी आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप उस डाउट को हमसे शेयर करें, हमारे पास व्हाट्सएप पर भेजें, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू। और हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो को भेजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अकाउंट की क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू।